हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि 10th के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कई टॉपिक पढ़ा दिए हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ें। जब आपको वो टॉपिक क्लियर होगा तब आप श्वसन के प्रकार समझ पाएंगे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपना श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखने वाले हैं। देखते हैं श्वसन। जो श्वसन होता है हमारा, देखिए दो प्रकार का होता है। श्वसन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऐसे श्वसन को बोलते हैं एरोबिक श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका दूसरा नाम ऑक्सी श्वसन है या वायवीय श्वसन भी आप बोल सकते हैं। ऑक्सी या वायवीय श्वसन। और दूसरा श्वसन हमारा कहलाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको आप फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? फर्मेंटेशन। अवायवीय श्वसन या अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी या आप बोल सकते हैं अवायवीय श्वसन। और दूसरा या आप इसको बोल सकते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। तो ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होगी, उसको बोलते हैं हम ऑक्सी श्वसन। और ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होती, उसको बोलते हैं हम अनोक्सी श्वसन। ठीक है। अब अनऑक्सी श्वसन भी है, उसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं अनऑक्सी श्वसन को। पहली कैटेगरी है आपकी जिसको बोलते हैं हम क्या? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मतलब एल्कोहलीय किण्वन। और दूसरे को आप बोलते हैं क्या? दूसरे को बोलते हैं आप लैक्टिक फर्मेंटेशन। इसको बोलते हैं लैक्टिक किण्वन। तो यहाँ आपको स्पष्ट है कि इस प्रकार के किण्वन में, एक प्रकार के किण्वन में अल्कोहल बनेगी और एक प्रकार के किण्वन में क्या बनने वाला है? लैक्टिक अम्ल। तो देखते हैं इसकी क्रियाविधि, समझेंगे किस तरह से ये फर्मेंटेशन होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका बनेगा अल्कोहल बनता है और इसमें क्या बनेगा आपका? लैक्टिक अम्ल बनेगा। लैक्टिक अम्ल बनता है। कैसे होगा ये प्रोसेस समझिए। सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सी श्वसन। पहला देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आप इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी या वायवीय श्वसन। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस प्रकार का श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब कहेंगे कहाँ पर होता है? हमारे शरीर के अंदर ऐसा होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है इसके अंदर, और इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित। जैसे अब इसको समझना किस तरह से आपका क्या होता है, हमारे पास ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या काम होगा, समझिए कैसे होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये बॉडी है हमारी, ये बॉडी की सेल है एक। ठीक है। ये बॉडी की क्या है? एक सेल। इस सेल के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है। उनमें से एक स्ट्रक्चर है आपकी सेल के अंदर जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया।
क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखेंगे मैंने दो स्ट्रक्चर बनाई यहाँ पर, ये वाली स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का, और दूसरी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है यहाँ पर, ये आपकी क्या है, सेल है। क्या है, सेल। देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपकी एक सेल का है। इस सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, जैसे कि सेल के अंदर पाया जाएगा ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, ये है आपका न्यूक्लियस। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद लाइसोसोम, ये कहलाएगा राइबोसोम। उसके बाद देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। फिर होता है साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर भरा होता है, कोशिका द्रव्य, ये आप देखेंगे गोल्जी बॉडी। इस तरह से ये सेल की मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह से बहुत सारे सेल के पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट की बात कर रहे हैं हम, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। इसे सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आज समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। तो मैंने ये सेल बनाई है, सेल के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है समझना इस चीज़ को, आपको समझ में आ गया ये डायग्राम तो आप बना सकते हैं कभी भी, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपके सेल के अंदर है ग्लूकोज। जो सेल है, आपने खाया है खाना, खाने से क्या मिला है आपको, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने कार्बन है इसमें, तो आपका आंसर आएगा 6 कार्बन है सर इसमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6। अब ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मैंने आपको दिखाया, सेल के अंदर जो भरा होता है ये वाला पार्ट द्रव्य, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये पाइरूवेट में टूट जाता है, पाइरूवेट, और कुछ एनर्जी निकलती है। पाइरूवेट में टूट गया और कुछ एनर्जी निकली, और ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना क्या कहलाता है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना। आप अगर पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो क्या लिखोगे आप, ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्लूकोज आपने खाया, ग्लूकोज किस में टूट गया, पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट जो होता है इसके अंदर पाए जाते हैं 3 कार्बन। कितने कार्बन पाए जाते हैं पाइरूवेट में, 3, यानी कि 6 कार्बन का ग्लूकोज था, साइटोप्लाज्म के अंदर टूट गया पाइरूवेट में और कुछ एनर्जी निकली। जो पाइरूवेट है वो 3 कार्बन मोलिक्यूल होते हैं उसके अंदर। तो आप ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। अब समझिए आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि जो खाना ये टूटा है पाइरूवेट में ग्लूकोज, ये किस पार्ट में टूट रहा है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस बॉडी के अंदर, किसके अंदर, आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपका पाइरूवेट किस में, सेल के अंदर टूटेगा। जो पाइरूवेट है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किस में, एनर्जी में। अभी करेक्शन कर लीजिए, मैंने आपको बताया अभी तक ये वाला प्रोसेस किस में हुआ था, ये वाला जो प्रोसेस था ये प्रोसेस हुआ साइटोप्लाज्म में। अब जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, वहाँ मैंने आपको बताया था सेल के अंदर होता है, लेकिन सेल के किस पार्ट के अंदर होता है, तो ये प्रोसेस होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आप देखेंगे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज हुई है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं सेल का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें ब्रेकडाउन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो आप यहाँ पर किसकी उपस्थिति में हुआ है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, अभी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया, श्वसन में ऑक्सीजन कहाँ से आई थी। तो ये प्रोसेस आपका कहलाता है क्या, ये प्रोसेस आपका कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीश्वसन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल और ऊर्जा बनी है, इसलिए ये प्रोसेस कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में होता है, तो ये साइटोप्लाज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी संपन्न होती है। तो हम लिखेंगे इसको भी, क्या लिखेंगे, अर्थात
एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी संपन्न होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी संभव होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन नंबर 2। तो नंबर 2 है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखते हैं क्या है नंबर 2, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या आप इसको बोल सकते हैं अनोक्सी या अवायवीय श्वसन। इसमें भी सबसे पहला देखेंगे लैक्टिक एसिड वाला, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए ये बॉडी की कोई सेल है, और सेल भी कौन सी है, सेल है आपके पास, इसका नाम दिया गया क्या, स्केलेटन मसल सेल। आपकी बॉडी की स्केलेटन की कोई मसल सेल है। अब इसमें समझिए अंदर क्या होगा, जो आपने क्या किया है, ऑक्सी श्वसन कैसे होगा अनोक्सी। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर मैंने बताया 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा 3 कार्बन परमाणु में, और जिसका नाम क्या था, पाइरूवेट। कितने, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब वो टूटा था माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ना टूटकर सेल के अंदर ही टूटेगा, साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा। यहीं पर साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा, और किसकी, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी में। किस में टूट जाएगा, ये टूटेगा लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक अम्ल, और क्या निकलती है, कुछ ऊर्जा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो लैक्टिक अम्ल है ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, आपकी मसल्स में जम जाएगा, और जब मसल्स में जम जाएगा तो मसल में क्रैम्प आ जाएंगे, मसल क्रैम्प। समझिए क्या होता है, मान लीजिए आप कोई विटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, उसमें आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उतनी प्रॉपर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही एनर्जी के लिए, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो ग्लूकोज है पाइरूवेट में टूटा है, वो ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल बनाने लगता है, और कुछ ऊर्जा निकलेगी। यहाँ पर जो ऊर्जा निकली है और ऊपर जो ऊर्जा निकली है, इन दोनों की कंपेयर की जाए तो ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, और जो अब निकली है ऊर्जा वो बहुत कम है। तो इस वजह से हमें थकान महसूस होने लगती है जब हम रनिंग वगैरह या कुछ गेम वगैरह खेलते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स के बीच में क्या जम जाता है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड मसल्स में क्रैम्प ला देता है। आपने देखा होगा खिलाड़ी खेलते खेलते गिर जाते हैं, मसल्स में क्या हो जाता है, वो क्रैम्प आ जाता है। तो इस तरह से जो वहाँ पर श्वसन होता है हमारे अंदर, वो अनोक्सी श्वसन होने लगता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब तीसरा, इसका दूसरा पार्ट आप देखेंगे नंबर बी। पहला पार्ट हमने क्या देखा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बी पार्ट हम देखने वाले हैं इसका क्या, बी पार्ट में क्या था, एल्कोहलिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या बोलते हैं आप इसको, एल्कोहलीय किण्वन। एल्कोहलीय किण्वन में एल्कोहल ही बनेगा वहाँ पर, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल बना था, वहाँ पर क्या बनेगा, एल्कोहल। और एल्कोहल भी कौन सा बनता है, एल्कोहल बनता है आपका एथिल एल्कोहल। तो ये आपकी सेल है, ठीक है, कोई भी आपकी सेल है, सेल के अंदर भरा हुआ है क्या, साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ कि यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज है
ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु होते हैं वो टूट जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। किस किस में टूटेगा? पाइरूवेट में, जिसके पास होते हैं 3 कार्बन और कुछ ऊर्जा निकलती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब क्या होगा, ये पाइरूवेट भी साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर तो हो रहा है, लेकिन क्या होगा, किसकी अनुपस्थिति में? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या काम करेगा कि किस किस में ब्रेक डाउन होगा? एथिल अल्कोहल में, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में? कुछ ऊर्जा में, कुछ एनर्जी निकलेगी। और जो ये आप देखेंगे ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसका नाम क्या होता है? एथाइल अल्कोहल। तो ऐसा फर्मेंटेशन या ऐसा श्वसन आपका कहलाता है अल्कोहलिक श्वसन। तो दोनों में क्या अंतर है? ये आपका दोनों कौन सा आप देखेंगे यहाँ पर जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है वो आपका किस में हुआ है? वो हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। जबकि आप देखेंगे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ है वो साइटोप्लाज्म के साथ साथ किस में हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एक एग्जांपल, एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, वो समझाऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। देखते हैं क्या डायग्राम है वो, चलिए देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है आपके पास। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो आपको ये वाला डायग्राम देखना है, केवल इतना। 3 डायग्राम है इसमें, एक नंबर 1, केवल 1 की बात करते हैं। आप देखें ग्लूकोज के पास 6 कार्बन अणु थे, ठीक है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन अणु थे। कोशिका द्रव्य यानी कि यानी कि साइटोप्लाज्म में ये पाइरूवेट में टूटा और कुछ ऊर्जा निकली। पाइरूवेट 3 अणु होते हैं इसमें कार्बन के। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कहाँ पर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति, और यहाँ पर किसके अंदर हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि ये किस किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। तो ऐसा श्वसन आपका कहलाता है ऑक्सी श्वसन। दूसरा देखेंगे हम, दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे में देखिए सबसे ऊपर वाला देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला। तो दूसरा हमारे पास है, ये तो सेम है, कॉमन है, ये वाला देखिए। अब इतना देख लीजिए, चलो बीच वाला देखते हैं। ऑक्सीजन का अभाव है। सबसे पहले सेम ग्लूकोज, ये नंबर 2, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाइरूवेट और ऊर्जा में टूटता है, 3 कार्बन होते हैं। अब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का अभाव है, तो ये कहाँ होता है? हमारी पेशी कोशिकाओं में। मैंने आपको अभी बताया था स्केलेटन किस में? मसल्स में। ये तो इसमें क्या बनता है? आप देखेंगे लैक्टिक अम्ल और कुछ ऊर्जा यहाँ पर फॉर्म होती है। तो आप इस तरह से देखेंगे ये किण्वन कहलाता है लैक्टिक अम्ल किण्वन या लैक्टिक फर्मेंटेशन। और तीसरा आप देखेंगे सबसे ऊपर, ये आप देख रहे हैं 1 2 इस तरह से, ये यीस्ट वगैरह के अंदर होता है। ये सेम ग्लूकोज टूटा पाइरूवेट में। अब ऑक्सीजन की क्या हुई? अनुपस्थिति। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल यानी कि C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में ब्रेक हो गया। देखिए ये लिखा था हमने, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस किस में होता है? जो आपके सिंगल सेल बॉडी होती है, जैसे यीस्ट। तो यीस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। तो ये दोनों श्वसन आपके ऊपर वाले किसके हैं? ये दोनों जो श्वसन है ऊपर वाले, ये है अनोक्सी श्वसन, और ये कैसा है? ऑक्सी श्वसन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस डायग्राम से सारा समझ आ गया होगा, और इसमें कुछ अंतर देख लेते हैं और क्लियर आपके हो जाएगा। देखिए क्या क्या अंतर होता है एरोबिक में। सबसे पहले देखते हैं, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की। और इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, आप लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, आप लिख लेना, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, इट ऑलवेज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। और इट में और मे नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो भी सकती है और नहीं भी। देखिए कैसे, यह आपने ऑक्सी श्वसन पढ़ा था, इसमें आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना है,
तो क्या उत्सर्जित हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि आप इसमें देखेंगे लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनी है, क्या हुई है? नहीं हुई है, लेकिन इसमें हुई है। तो मतलब ऑक्सी में तो होती ही है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित, लेकिन अनऑक्सी में हो भी सकती है और नहीं भी। तीसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड मच मोर एनर्जी और इसमें लेस एनर्जी। मैंने आपको बताया था ऑक्सी श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, लगभग 38 एटीपी, और अनऑक्सी श्वसन में केवल बहुत कम ऊर्जा उत्सर्जित होती है, लगभग 2 एटीपी। चौथा अंतर, इट अकर्स बोथ इन साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीश्वसन आपके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, और ये किस में होगा? केवल साइटोप्लाज्म में। किस में होगा? साइटोप्लाज्म में। सर्टेन टिश्यू एंड सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स। फिफ्थ एग्जाम्पल, इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अधिकतर प्लांट्स और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एन एरोबिक किस में होता है? बैक्टीरिया, यीस्ट, मसल्स एंड पैरासाइटिक वर्म्स लाइक एसेंस। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ लेना। तो ये किस में होता है? प्लांट्स और एनिमल्स में, और ये किस में होता है? बैक्टीरिया, यीस्ट या मसल्स में। तो इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर पूछना, मैं फिर बता दूंगा आपको कुछ समझ में नहीं आया है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।